नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग संविधानवाद अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने संविधान को समझा था। आज संविधानवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। विद्वान हुए हैं पिनॉक एंड स्मिथ। पिनॉक एंड स्मिथ बोलते हैं कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व की प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। यदि हम इस परिभाषा को ध्यान से समझें तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह कुछ तथ्यों, प्रक्रियाओं और जो राजनीतिक शक्तियों के संगठन हैं उनके नियंत्रण से संबंधित है। जहाँ यह कुछ परंपराओं से संबंधित है, वहीं भविष्य की जो आशाएं हैं या हमारी अपेक्षाएं हैं उनको भी अभिव्यक्त करती है। संविधानवाद एक व्यापक धारणा है जिसका संबंध भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं से रहा है। जब हम संविधानवाद की अवधारणा के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें ज्ञात होता है कि जो प्राचीन भारत का जो राजनीतिक चिंतन है, जिसमें कि हम लोग मनु, शुक्र, कौटिल्य, नारद ऋषि, भीष्म, पराशर, इनके जब हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारतीय दार्शनिकों ने भी संविधानवादी जो धारणा है, जो दृष्टिकोण है, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं। यहाँ एक अवधारणा के रूप में भारतीय विद्वानों ने संविधानवाद को प्रस्तुत नहीं किया, किंतु एक राज्य के संदर्भ में, एक शासन के संदर्भ में, शासक और जनमानस के संदर्भ में किस प्रकार शासन की शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार शासन का स्वरूप होना चाहिए, व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के परस्पर संबंध होने चाहिए, इस प्रकार की चर्चा या इस प्रकार का मंतव्य हमें प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। चाहे हम मनु के मनुस्मृति को पढ़ें अथवा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, जहाँ की वह दोनों ही विद्वान सप्तांग सिद्धांत को समझाते हैं। इसी प्रकार से हम जब विभिन्न विद्वानों, भारतीय विद्वानों के दर्शन का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें कहीं ना कहीं यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार से संविधानवादी अवधारणा एक शासन के लिए, एक सरकार के लिए, एक राज्य के लिए आवश्यक है। इस बात पर प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है। जब हम संविधानवाद की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है उनके दृष्टिकोण के ऊपर हम बात करते हैं तो हमें इसके लिए चाहे हम सुकरात के विचारों का अध्ययन करें या प्लेटो के विचारों का अध्ययन करें, जो कि इन्होंने रिपब्लिक में या स्टेटमेंट में या लॉज में लिखे हैं, अथवा अरस्तु ने जो अपने विचार लिखे हैं उनका अध्ययन करें, तो हमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य विद्वानों के विचारों में भी स्पष्ट रूप से संविधानवादी अवधारणा समझने को मिलती है। प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, जो विभिन्न पाश्चात्य विद्वान हैं या वर्तमान समय के जो विद्वान हैं, उन सब विद्वानों ने संविधानवादी अवधारणा को प्रकट किया है। जब हम परंपरागत विद्वानों के विचारों का अध्ययन करते हैं
तो वहाँ हमें शासन के स्वरूप, राज्य और व्यक्ति के परस्पर संबंध, इन सब का जो तरीका होना चाहिए वह पता हो पड़ता है। किंतु जब हम आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विद्वान जो हैं उनके विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमको संविधानवाद की जो अवधारणा है उसका जो फैक्चुअल स्वरूप है, तथ्यात्मक स्वरूप है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पाश्चात्य विद्वान और समकालीन या आधुनिक विद्वान, इनके विचारों में फ़र्क ये है कि पाश्चात्य विद्वान संविधानवाद की धारणा को व्यापक संदर्भों में या कहें एक दार्शनिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। वो एक अवधारणा के रूप में, एक तथ्यात्मक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, वरन राज्य और व्यक्ति के परस्पर संबंध, राज्य के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। वहीं जो समकालीन विद्वान हैं ये संविधानवाद को एक अवधारणा के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। अब मूल विषय पर आते हुए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधानवाद से आशय क्या है। यहाँ यह समझने वाली बात है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है। प्राचीन काल में इस प्रकार के नियंत्रण नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों और औचित्य अनौचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे। लेकिन अनुभव यह रहा कि उपर्युक्त प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता स्वयं शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती थी। जब कभी विद्यमान शासक सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो, वह उन धारणाओं की मनमानी व्याख्या कर लेता था। किंतु जब हम वर्तमान संदर्भ में इसको देखते हैं तो यह अवधारणा बहुत ही केंद्रित और बिल्कुल तथ्यात्मक नज़रिए से हमको देखने को मिलती है। जैसे कि संविधानवाद वर्तमान में शासन और नागरिकों के संबंधों को प्रस्तुत करता है। शासन सत्ता नागरिकों के लिए आतंक का विषय ना बन जाए, यह प्रमुख बात संविधानवाद के अंदर दृष्टिगत होती है। इस प्रकार से यदि हम सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में संविधानवाद का आशय समझें तो हमें यह ज्ञात होता है कि संविधानवाद सीमित शक्तियों वाले शासन को पुष्ट करता है। अर्थात शासन जो है या शासक वर्ग जो है उसकी शक्तियों को सीमित करने पर बल देता है ताकि आम जनता के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकें, आम जनता अपने व्यक्तित्व का निर्बाधित रूप से विकास कर सके। यही संविधानवाद की मूल अवधारणा है। संविधानवाद मूल रूप से संविधान पर आधारित होता है। संविधान ही जो है वह संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इस आधार पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया गया है। जब हम एक विद्वान हुए कोरी तथा अब्राहम, उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है, वे कहते हैं कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है। एक विद्वान हुए केसी वियर, वह कहते हैं कि संविधानवाद निश्चित रूप में संविधान के अनुरूप शासन से कुछ अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद परस्पर संबंधित हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि संविधानवाद संविधान के ऊपर आधारित व्यवस्था है। यदि और इसका सरलीकरण करें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि संविधान
एक स्वरूप है, एक प्रारूप है, एक संगठन है जिसके आधार पर एक राज्य का शासन चलता है। किंतु संविधानवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो कि यह समझाती है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन के अंतर्गत शासक वर्ग किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसकी क्या सीमाएं होंगी, क्या शक्तियां होंगी, वहीं आम जनता या नागरिकों के किस प्रकार के अधिकार होंगे, किस प्रकार के कर्तव्य होंगे, साथ ही व्यक्ति तथा राज्य के मध्य संबंध किस प्रकार का होगा। यह प्रमुख बात ध्यान देने की है। जब हम संविधानवादी जो अवधारणा है उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करें तो हमें कुछ लगभग 5-6 विशेषताएं इसकी प्रमुख रूप से दृष्टिगत होती हैं या उभर कर आती हैं। जैसे कि एक विशेषता है कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। इससे आशय यह है कि संविधानवाद का जो संबंध है वह एक राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं तथा जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात यहाँ हम यह मान सकते हैं कि जो प्रमुख मूल्य हैं, एक राष्ट्र के, समाज के जो प्रमुख मूल्य हैं जो अभिजनों द्वारा प्रदत्त हैं, उन मूल्यों के साथ संविधानवाद प्रमुख रूप से संबद्ध होता है। दूसरी विशेषता कि संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। यहाँ पर आशय यह है कि संविधानवाद की अवधारणा हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। अर्थात जिस देश की संस्कृति जैसी होगी, जिस देश का आदर्श या मूल्य, विचारधाराएं जैसी होंगी, उसी प्रकार उस देश का जो संविधानवाद है उसका स्वरूप होगा। इस प्रकार प्रत्येक देश की संस्कृति उस देश के संविधानवाद को परिलक्षित करती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक देश के अंदर जो संविधानवाद है वह उस देश की संस्कृति का जो स्वरूप है उसको प्रकटीकरण करता है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता आती है वह है कि संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। इसका अभिप्राय यह है कि संविधानवाद के अंतर्गत विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही गत्यात्मकता पाई जाती है, अर्थात गतिशीलता पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं होता बल्कि प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता रहता है। जिस प्रकार संस्कृति विकसित होती रहती है ऐसे ही संविधानवाद का जो स्वरूप है वह भी विकसित होता रहता है क्योंकि जनमानस के मूल्यों में परिवर्तन आना लाजमी है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। कहने का मंतव्य यह है कि संविधानवाद समय के सापेक्ष अपने स्वरूप में, अपने दायरे में परिवर्तन लाता रहता है, अर्थात अनुकूलन करता रहता है। एक अन्य विशेषता जो उभर कर आती है वह है संविधानवाद समभागी अवधारणा है। इससे आशय यहाँ पर यह है कि एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं एक समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रख सकता है। इससे आशय यहाँ पर सरल भाषा में समझें तो यह है कि एक जैसी संवैधानिक मान्यताएं, एक जैसा शासन का स्वरूप, एक प्रकार की संविधान की कुछ विशेषताएं या शासन की विशेषताएं कई सारे देशों के अंदर परिलक्षित सामान्य रूप से हो सकती हैं। इस प्रकार से
जो संविधानवाद का जो स्वरूप है मोटे रूप में, वह स्वरूप एक राष्ट्र के साथ साथ अन्य राष्ट्रों में भी दृष्टिगत हो सकता है। इस प्रकार यह समभागी समान रूप से कई सारे देशों में परिलक्षित हो सकती है। एक अन्य विशेषता आती है कि संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। दो शब्द होते हैं, साध्य और दूसरा होता है साधन। साध्य मतलब जो अभीष्ट लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जहां हमको पहुंचना है या जो हमारा उद्देश्य या आदर्श है। दूसरा है साधन, अर्थात साध्य तक पहुंचने का माध्यम, जिसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह साधन है। तो संविधानवाद जो है वो क्या है, साध्य से संबंधित अवधारणा है, अर्थात हम लोगों का एक लक्ष्य है, हमारा गंतव्य है, हमारे आदर्श हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ यह समझना लाजमी है कि संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता है। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रदान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। एक अन्य विशेषता उभर कर आती है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने पहले भी चर्चा करी कि संविधानवाद संविधान के ऊपर ही आधारित है। जिस देश का संविधान जैसा होगा वहाँ पर संविधानवाद का स्वरूप उसी प्रकार का होगा। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यावहारिक व वास्तविक बनता है। अर्थात जैसा संविधान है उसका व्यावहारिक प्रकटीकरण ही संविधानवाद है। जब हम संविधानवाद के जो विभिन्न धारणाएं हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि समोटे रूप में संविधानवाद की 3 अवधारणाएं दृष्टिगत होती हैं। पहली अवधारणा है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, दूसरी है संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और तीसरी आती है संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। पहली अवधारणा है संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा। संविधानवाद की जो पाश्चात्य अवधारणा है उसके अनुसार संविधानवाद में साध्य तत्व अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य या हमारा आदर्श व्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा जो साधन है वो सीमित सरकार है। अर्थात पाश्चात्य अवधारणा मूल रूप से सीमित शासन की कल्पना करती है तथा एक ऐसे शासन की कल्पना करती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास प्रमुख है। अर्थात यहाँ पर शासन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति शासन के लिए। जब हम संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा पर चर्चा करते हैं तो यहाँ यह ज्ञात होता है कि साम्यवादी अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा के ठीक विपरीत है। अर्थात यहाँ पर शासन का स्वरूप सीमित नहीं होता, यहाँ वरन शासक का स्वरूप व्यापक होता है और व्यक्ति राज्य के लिए होता है, ना कि राज्य व्यक्ति के लिए। जो तीसरी अवधारणा है संविधानवाद की वह है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है, आर्थिक विकास की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकासशील लोकतंत्रों में जो संविधानवाद है वह निर्माण की अवस्था में है, एक मिश्रित प्रकृति रखता है, प्रवाह के दौर में है या कहें दिशा रहित चरण में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधानवाद विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान हैं
किंतु साधनों की दृष्टि से यह साम्यवादी विचारधारा के समीप नजर आता है, अर्थात मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से मोटे रूप में संविधानवाद का यही जो पहलू हैं प्रमुख रूप से दृष्टिगत होते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।